हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम देखेंगे सेक्शन 26 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। सेक्शन 26 बात करता है अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन यानी एक्सक्लूजन है किसके, रिविजनर के पक्ष में। अनुसेवी संपत्ति का जो रिविजनर है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि रिविजनर कौन होगा और अनुसेवी संपत्ति कौन सी होगी। अनुसेवी संपत्ति वो होगी जिसमें ईजमेंट राइट होता है, और रिविजनर कौन होता है, जो संपत्ति का मालिक होता है ना, जो उसका वारिस होता है, इकलौता बचा हुआ जो वारिस होगा वही रिविजनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सेक्शन 26 को एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आने का। मान लीजिए सेक्शन 26 को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सेक्शन 26 में मान लीजिए ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, कब की थी, मान लीजिए 2000 में की थी। ठीक है, अब बी के पास ऑलरेडी काफ़ी प्रॉपर्टी थी और वो उसका यूज़ नहीं करता है। वो कहता है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं क्या इसका यूज़ करूँगा। वो चला जाता है छोड़कर, बीच में आ जाता है सी 2001 में। ठीक है, अब 2001 से वो उसको उसका इजमेंट राइट अपना वहाँ पर क्रिएट कर लेता है, वहाँ पर कभी गाड़ी पार्क करता है और उसको यूज़ करने लग जाता है और भी अन्य तरीक़ों से। ठीक है, अब होता क्या है कि इसी दौरान बी की डेथ हो जाती है। ठीक है, बी की डेथ हो जाती है 2020 में। ए का एक बेटा होता है डी। ठीक है, अब जब इसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी वापस इसके रिविजनर को जानी है, यानी ए का जो उत्तराधिकारी है बी को जाएगी। लेकिन यहाँ पर सी क्लेम करता है प्रॉपर्टी के लिए अपना इजमेंट राइट दिखाने के लिए कि वह 20 वर्ष से यहाँ पर यूज़ कर रहा है, तो उसका ये राइट एब्सोल्यूट राइट होगा। लेकिन नहीं, ये उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा। यही बता रही है सेक्शन 26 की अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में वर्जन 26 सेक्शन जो है ये रिविजनर है, इसको प्रोटेक्शन दे रही है। ये कह रही है कि यहाँ पर इसे 20 वर्ष यहाँ से नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ बी को आजीवन हित का एंजॉयमेंट का राइट दिया गया था, यानी कि उसके लाइफ टाइम के लिए था। तो यहाँ पर जो पीरियड होगा लिमिटेशन का वो कहाँ से शुरू होगा, जब बी की डेथ हुई, यानी 2020 से। तो अब ये 2020 जब इसकी डेथ हुई तो यहाँ पर सी का तो राइट अराइज हुआ ही नहीं, कोई राइट क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सी का जो ये टाइम पीरियड है ये एक्सक्लूड कर दिया गया है, यहाँ रिविजनर को प्रोटेक्शन दिया गया है। कहता है सेक्शन 26। सेक्शन 27 जो बात करता है संपत्ति पर के अधिकार का निर्वापित हो जाना, यानी कि ये कहता है कि कब संपत्ति पर हमारे अधिकार समाप्त हो जाता है। तो उस काल अवधि के पर्यवसान पर जो किसी संपत्ति के कब्जे का वाद संस्थित किए जाने के निमित्त किसी व्यक्ति के लिए द्वारा परिसीमित है, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार निर्वापित हो जाएगा। मतलब कि किसी संपत्ति के कब्जे के लिए कब्जे पर वाद लाने के लिए जो लिमिटेड पीरियड दिया गया है, यदि वह बीत जाता है तो आप उसके बाद में वाद नहीं ला सकते, आपका राइट्स यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो सेक्शन 27 जो है इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए की प्रॉपर्टी है ये, और बी जो है उसने इस पर कब्जा कर लिया है। ए को पता है कि उसने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो कोई इस कुछ मतलब विरोध ही नहीं करता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। सोचता है कि कोई नहीं, यूज़ करने दो, और ये अपनी गाड़ी पार्क करता है, वहाँ पर रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 20 साल बाद यूज़ करते हुए 20 साल बाद ये इसका राइट अराइज हो जाता है इस पर, इजमेंटरी राइट। अब ए का राइट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ए अगर कोर्ट के पास जाता है वाद लेकर, तो कोर्ट यही कहेगा कि आप 20 वर्ष से पहले कहाँ थे, तो यहाँ पर इसका राइट ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 28 रिपील कर दिया गया है। एंड सेक्शन 29 बात करता है सेविंग्स की। सेविंग्स होती हैं कि मतलब कि किन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालेगी। 25 में हम क्या देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, किन 3 कंडीशन दी हुई है वहाँ पर, जहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एंड ऑप्शन नंबर 2 है, जहाँ की कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद अपील या आवेदन के लिए कोई ऐसा परिसीमा काल विहित करती है जो अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल से भिन्न है, वह धारा 3 के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो वह परिसीमा काल अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल ही हो। तथा किसी वाद अपील
या आवेदन के निमित्त किसी विशेष स्थानीय विधि द्वारा परिसीमा काल का उदाहरण करने के प्रयोजन के लिए धारा 4 से 24 तक के, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती है, बंद केवल वहीं तक और उसी विस्तार तक लागू जहाँ तक जिस विस्तार तक वे उस विशेष स्थानीय विधि द्वारा अभिव्यक्त तौर पर अपवर्जित न हो। तो ये किसकी बात कर रहा है? किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए कोई विशेष स्थानीय विधि की कोई वाद अपील है, कोई ऐसा परिसीमा काल विहित करती है, कोई विधि है स्थानीय विधि जो अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल से भिन्न है, मतलब अनुसूची में जो दिया गया उससे अलग है, वहाँ धारा 3 के उपबंध ऐसे ही लागू होंगे जैसे मानो वह परिसीमा काल अनुसूची द्वारा ही विहित काल हो, मतलब एज इट ऐसे ही जैसे अनुसूची में हो। तथा किसी वाद, अपील या आवेदन के निमित्त किसी विशेष स्थानीय विधि द्वारा विहित परिसीमा काल का उदाहरण करने के प्रयोजन के लिए धारा 4 से 24 तक के, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती है, उपबंध केवल वहीं तक और उसी विस्तार तक लागू हो जहाँ तक और जिस विस्तार तक वे विशेष स्थानीय विधि द्वारा अभिव्यक्त तौर पर अपवर्जित न करते हैं। जब मतलब कि जो उनकी स्थानीय विधि है या वो विशेष विधि है, उनके द्वारा जब तक कि वे अपवर्जित न कर दी जाए वे वहाँ पर अप्लाई होंगे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विवाह विच्छेद विषय किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्यथा बंधित के सिवाय इस अधिनियम की कोई भी बात किसी ऐसी विधि के अधीन के किसी वाद्य अन्य कार्यवाही को लागू नहीं होगी। ठीक है, जो विवाह है, विवाह विच्छेद विषय की कोई तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्यथा बंधित के सिवाय इस अधिनियम मतलब कोई भी ऐसी बात किसी विधि के अधीन किसी वाद्य अन्य कार्यवाही को लागू न होगी। सब क्लोज हो रहा है धारा 25 और 26 तथा धारा 2 में की सुखाचार की परिभाषा उन राज्य क्षेत्रों में उद्भुत मामलों को लागू नहीं होगी जिन पर भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 का विस्तार हो, मतलब कि जहाँ पर जो सुखाचार अधिनियम की धारा 25, 26 तथा 2 में सुखाचार की परिभाषा है, उन राज्य क्षेत्रों में उद्भुत मामलों को लागू नहीं होगी जिन पर सुखाचार अधिनियम का विस्तार हो। सिंपल बात है। अब चलते हैं सेक्शन 30 कहता है उन वादों आदि के लिए बंध जिनके लिए विहित काल अवधि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित काल अवधि से कम है। मतलब कि कोई ऐसे वाद हैं जिनके लिए जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है वो भारत ये जो है हमारा एक्ट लिमिटेशन एक्ट की अगर उससे कंपेयर करें तो कम है, तो वहाँ पर क्या होगा? तो इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए कोई बात जिसके लिए परिसीमा काल इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 जो अब इससे पहले 1963 से जो पहले का 1908 का जो एक्ट था उसके द्वारा विहित परिसीमा काल से कम है, तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के अविहित पश्चातवर्ती 7 वर्ष की काल अवधि और ऐसी काल अवधि के लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित परिसीमा काल इन दोनों में से जो भी अवसान पहले हो जाए इसके भीतर संस्थित किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि 1963 से पहले जो लिमिटेशन पीरियड जो लिमिटेशन एक्ट था वो अप्लाई होता था और उसमें मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड कम था और इसमें ज़्यादा है, तो वहाँ पर कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? वहाँ पर या तो वही 1908 के लिमिटेशन एक्ट के तहत वह प्रोसीडिंग्स होगी या फिर उसके लिए परिसीमा काल कितना 7 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, ठीक है, वो है। परंतु ऐसे किसी बात की बाबत 7 वर्ष की उक्त काल अवधि का अवसान उसके लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अधीन विहित परिसीमा काल के पहले हो जाए और ऐसे बात की बाबत इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के अधीन उतने परिसीमा काल के सहित जिसका अवसान इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले हो गया हो 7 वर्ष की उक्त काल अवधि में ऐसे वाद के लिए इस अधिनियम के अधीन विहित काल अवधि से कम हो तो वह वाद इस अधिनियम के अधीन उसके लिए विहित परिसीमा काल के भीतर संस्थित किया जा सकेगा। मान लीजिए कि पहले ही उसका लिमिटेशन पीरियड था 7 वर्ष का, वो पहले ही खत्म हो गया, तो उसका कहाँ किया जा सकेगा? इस परिसीमा अधिनियम के भीतर वाद संस्थित किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर बी है कोई भी अपील या आवेदन जिसके लिए परिसीमा काल इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित परिसीमा काल से कम है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के विहित पश्चातवर्ती 90 दिन की काल अवधि और ऐसी अपील या आवेदन के लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित परिसीमा काल में से जिसका भी अवसान पहले हो जाए उसके भीतर किया जा सकेगा। ये कह रहा है कि जो 1908 का लिमिटेशन एक्ट है उसके द्वारा परिसीमा काल से यदि कम है कोई परिसीमा काल अपील या आवेदन के लिए और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के अवधि पश्चात यानी 90 दिन की काल अवधि और ऐसी अपील या आवेदन के लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित परिसीमा काल में से जिसका भी अवसान पहले हो उसके भीतर किया जा सकेगा। मतलब या तो इस वाले एक्ट से या 1908 में से जिसका भी पहला अवसान हो रहा हो उसके भीतर वाद संस्थित किया जा सकेगा। 31 बात कर रहा है वर्जित या लंबित वादों आदि के बारे में। इसी अधिनियम की कोई बात ऐसी किसी भी वाद अपील या आवेदन को संस्थित किया जाना शक्य नहीं करेगी जिसके लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित परिसीमा काल का अवसान हो गया हो। ये कह रहा है कि कोई भी अपील पड़ेगी
31 सिर्फ ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई लिमिटेशन पीरियड होने से पहले रिजॉर्ट का, तो वह इस अधिनियम के तहत उसे वाद या अपील संरक्षित किए जाने से रोकेगी नहीं। और सब भी कह रहा है ऐसे प्रारंभ के पूर्व संस्थित या किए गए ऐसे और ऐसे प्रारंभ के समय लंबित किसी भी वाद अपील या आवेदन पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, 32 रिपील है। तो आज हमारा लिमिटेशन एक्ट समाप्त हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर